हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन, जो सीरीज आती है 8 वॉल्यूम में, जिसमें आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले लेक्चर को, जिसका नाम है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हमारी इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट हो चुकी है 12 लेक्चर में नोट्स। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी को भी आज मैंने दोपहर में पोस्ट करके आखिरी क्लास के रूप में कंप्लीट कर दिया, वो भी 12 लेक्चर में कंप्लीट हो गए। बायोलॉजी ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं, आगे 3 लेक्चर और आएंगे जिसमें बायोलॉजी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ अब हमारी शुरू होती है एनवायरनमेंट की सीरीज। और मॉडर्न हिस्ट्री को निशु मैम करा रही हैं, थोड़ा उनके गले में दिक्कत है, तो हो सकता है आज शाम को या फिर वो कल से शुरू कर देंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की जो भी पीडीएफ आप लोगों ने इसे परचेस की है, उन सभी की क्लासेस हम लोग रेगुलर दे रहे हैं। और हमारा पूरा टारगेट है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हम सारी क्लासेस कंप्लीट कर दें, क्योंकि हम एक दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस दे रहे हैं ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाए। और अगर आपने ये पीडीएफ लेके और प्रिंट आउट निकाल के आप प्रॉपर क्लास के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो नो डाउट मैं कह सकता हूं कि आपको 70 to 80% बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन भी जो आपके गलत हो रहे थे वो गलत नहीं होंगे, वो और इंक्रीज होंगे, सही हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो उनको बता दूं कि आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस एग्जाम जो आपके फरवरी और मार्च में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है कि घटना चक्र पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इतनी मोटी बुक होती है कि आप उसे पढ़ नहीं पाते हो, पढ़ लेते हो तो कवर नहीं कर पाते, रिवीजन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पूरा एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी, जिसके द्वारा शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए, जिसमें मैंने, निशु मैम ने और हमारे टीम स्टाफ ने इसे पूरा हार्ड वर्क किया और फिर शॉर्ट नोट्स में कंपाइल कर दिया, जो कि पूरे 40 पेज, 50 पेज, 55 पेज, 60 पेज ऐसे ही हैं। और इजीली आप सभी सब्जेक्ट को जो है कि इससे रिवाइज कर पाओगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। क्लासेस को अगर आप साथ में देखोगे उन पीडीएफ के साथ, तो आपको और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसी के साथ आज हम अपनी पहली क्लास को शुरू करते हैं एनवायरनमेंट की। और जिन लोगों को ये पीडीएफ पसंद आएगी, क्लास पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक कर देना। और पीडीएफ अगर आप खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और वहां पे हर सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, घटना चक्र पूर्वालोकन शॉर्ट नोट्स की। और अगर डेमो पीडीएफ देखना चाहते हो, तो सभी सब्जेक्ट के हमने डेमो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया, आप वहां जाओगे, पिन मैसेज में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लेक्चर को और पहला टॉपिक। तो क्या है हमारा पहला चैप्टर? तो आप देखोगे घटना चक्र में, तो पहला चैप्टर आपका होता है पर्यावरण और सतत विकास। इट मीन्स की एनवायरनमेंट और उसके साथ साथ हमारी प्रकृति और हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सतत विकास केवल पर्यावरण में नहीं, आर्थिक सतत विकास होना चाहिए, सामाजिक सतत विकास होना चाहिए, मानवीय सतत विकास होना चाहिए, नैतिकता से भरपूर सतत विकास होना चाहिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है, वो होता है पर्यावरण, यानी प्रकृति, नेचर, एनवायरनमेंट। अगर ये नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, हमारा समाज नहीं चल सकता, हमारी मानवीयता नहीं चल सकती। तो इसीलिए ये कोर फैक्टर के रूप में काम करता है। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, पहले तो हमें यह समझना होगा। परि प्लस आवरण, अगर हम इसके शब्दों को तोड़ते हैं तो परि प्लस आवरण, तो परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है वायुमंडल या एक आवरण। अर्थात किसी एक वस्तु या किसी एक जीव के चारों ओर जो वायुमंडल घेरे हुए है, चारों ओर जो हमारे वातावरण घेरा हुआ है, उसी सब को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब मान लीजिए मैं अगर अपनी जगह बैठा हूं या आप अपनी जगह बैठे हैं, तो आपके आसपास कुछ भौतिक घटक होंगे, कुछ वायुमंडलीय घटक होंगे, कुछ जैविक घटक होंगे, जैसे आपके माता पिता, जानवर जो भी है, और कुछ नॉन ऑर्गेनिक मीन्स कि नॉन लिविंग घटक होंगे। इन सभी को मिला के ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो समझना कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो आपसी अंतःक्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण। और ये प्रश्न आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया। आप पीवाईक्यू सीरीज में देखोगे, घटना चक्र में देखोगे, तो यही बार बार घुमा घुमा के पूछा गया। अब जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं, तब आप इनके मध्य आपसी अंतःक्रिया को समझ पाएंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो अगर आप जैविक के बारे में जानते हैं, तो जैविक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि जो या तो भोजन बनाता है या भोजन खाता है, या दूसरी बात कि जो सांस लेने की क्रिया कर सकता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया कर सकता है, जो जीवित प्राणी होते हैं जिनमें जान होती है, ठीक है, वो सभी जैविक घटक होते हैं। अब जैसे आप आसपास के जैविक घटकों को देखिए, इंसान या मनुष्य जैविक घटक है क्योंकि उसमें एक जीवन होता है, वो भोजन खाता है, वो भोजन बनाता भी है। जानवर को देखेंगे, वो भी एक जैविक घटक होता है। इसी तरीके से आप पेड़ पौधों को देख सकते हैं, वो भी जैविक घटक होते हैं क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश ग्रहण करते हैं सूर्य से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भूमि के नीचे से
जड़ों के द्वारा जल और पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। इस तरीके से वो भोजन बनाते हैं और फिर उसी भोजन को हम लोग प्रयोग करते हैं अपने सब्जी के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे भी आपके जैविक घटक हो गए, आप भी जैविक घटक हो, जीव जंतु भी जैविक घटक हैं। और इस तरीके से जो समुद्री जीवन होता है, या वो भी जो जीवाणु, विषाणु, कवक, फंगस, जिन्हें हम देख नहीं पाते नॉर्मली आंखों से, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे या सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे, या फिर जल में रहने वाले जो घटक हैं, जैसे मछली हो गई और शैवाल हो गया, कवक हो गए, बहुत सारे जो घटक हैं जिनमें जीवन होता है, जो भोजन बनाते हैं, खाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, उभयचर, नभचर, सभी कुछ जैविक घटक हैं। क्लियर। अब यहां पर बात आती है कि अजैविक घटक क्या होते हैं। तो अजैविक घटक जिनमें कोई जीवन या जीव में कोई प्राण नहीं होता है, जैसे जमीन, भूमि, वायु, जल, आकाश, हवा, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सभी के सभी अजैविक घटक हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है या इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है, तो ही हम उसे कहते हैं पर्यावरण। अब कैसे का एग्जांपल बताता हूं। आप कहां रहते हो? आप आसमान में तो नहीं रहते, आप जमीन पर रहते हो, यानी अजैविक घटक के ऊपर आप रहते हो। पेड़ पौधे कहां उगते हैं? अजैविक घटक पे, इट मीन्स की जमीन पे उगते हैं। आप जीने के लिए क्या लेते हो? सांस लेते हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। तो गैसेस क्या है? अजैविक घटक है। अगर आपको अजैविक घटक ना दिया जाए, ऑक्सीजन ना मिले, तो आप मर जाओगे। तो इट मीन्स कि जैविक घटक को अजैविक घटक के साथ क्रिया करने पर ही जीवन मिल पाया। इट मीन्स कि हमें हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर ही तो हमें जीवन मिल रहा है। ठीक है, उसी मृदा में हम भोजन की प्राप्ति कर रहे हैं, तभी तो हम खाना खा पा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं जैविक और अजैविक घटकों के बीच में अंतःक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था पर्यावरण के बारे में, वो थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग समझ पाएंगे कि हाँ, किसे कहते हैं पर्यावरण। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो पर्यावरण का जो डिवीजन होता है वो 3 कैटेगरी में होता है। जैसे एक होता है आपका भौतिक पर्यावरण, और एक होता है जैविक पर्यावरण, और एक होता है सांस्कृतिक पर्यावरण। क्योंकि जो जैविक पर्यावरण है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी तो अपने एक पर्यावरण होते हैं, इसी तरीके से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि भौतिक पर्यावरण होते हैं, इनका भी अपना एक एनवायरनमेंट होता है। और जब इन दोनों के मध्य दोबारा एक क्रिया होती है, तो तीसरा निकल के आता है सांस्कृतिक पर्यावरण, जिससे कोई समाज या कोई समुदाय अपनी एक संस्कृति का विकास करता है। आदिकाल से उस संस्कृति का चलन लगातार चलता रहता है। तो ये 3 प्रकार से पर्यावरण के रूप में वर्गीकरण होता है इनका। और अब हम इसी से संबंधित एक दूसरे शब्द को समझते हैं, क्योंकि पहला शब्द आपने समझा पर्यावरण और दूसरा होता है सतत विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो जरा इसको समझ लीजिए। जैसे आप यहां पर समझिएगा कि भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान संसाधनों का दोहन करना, यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनको इस तरीके से हम उसका प्रयोग करें कि ये ना समझें कि केवल बस हमारी और अभी की पीढ़ी को ये आवश्यकता है, ये भविष्य की भी आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्यों कहते हैं कि वाटर क्राइसिस आने वाला है, हम लोग जल संकट का सामना करने वाले हैं, जबकि हम जल एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका प्रयोग हमें सतत रूप में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सतत रूप में। जैसे आज जितना पीने योग्य पानी है, अगर हम उसको ढंग से पी रहे हैं, तो हम ये भी उम्मीद करें कि भविष्य में 100 साल, 500 साल, 1000 साल बाद जब दूसरी पीढ़ी आएगी, तो उसे भी उतनी ही मात्रा में पानी मिलना चाहिए जितना आज। यानी जितना अगर आज एक व्यक्ति एक दिन में 8 लीटर पानी पी रहा है, 6 लीटर पानी पी रहा है, तो उतना ही 100 साल बाद भी 6 लीटर पानी पीने के लिए उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजस्थान जैसी स्थिति हो जाए जहां पे बिल्कुल ही पानी नहीं है और पानी लेने जाना पड़ता है तो 5-5 किलोमीटर, जिसकी वजह से हम पानी का यूज बहुत ही संभाल के करते हैं। लेकिन मेट्रो सिटीज में देख लो, नालियों में जो है कि पानी बह रहा है, गंदगी बह रही है, जो है कि घरों में जो है कि बेसिन या वाटर टैप होता है जहां पे हम पानी पीते हैं या कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उस समय मैक्सिमम क्या होता है, ब्रश कर रहे होते हैं और पानी का टैप खोल देते हैं, पानी गिर रहा होता है फालतू। तो ये चीज हमें बचानी चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे मान लो कि हम अभी जो है कि जंगलों का प्रयोग कर रहे हैं, वनों का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसा वन को एकदम काट के एकदम जीरो कर दें या वन का निर्मूलीकरण कर दें कि भाई भविष्य में कोई पीढ़ी आएगी नहीं जिसे पेड़ की जरूरत पड़े, तो ये तो गलत बात है। तो इसका मतलब आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करो जिससे कि अगली पीढ़ी को भी उतनी ही मात्रा में मिलना चाहिए। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। सतत मतलब जो हमेशा चलती रहे। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग WCED भी कहते हैं, इन शॉर्ट आपको WCED मतलब वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जिस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर या बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें पहली बार सतत विकास या संधारणीय विकास शब्द की व्याख्या की गई थी। समझ में आ गया? सतत या संधारणीय विकास शब्द की व्याख्या की गई थी।
अब यहाँ पर बात जो मैंने अभी आपको बताई कि सतत विकास किसे कहते हैं, ये जो चीजें हैं, तो यही तो सबसे पहले व्याख्या की गई थी बर्टलैंड रिपोर्ट में या आवर कॉमन फ्यूचर, और ये रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। आवर कॉमन फ्यूचर का मतलब है कि वैश्विक स्तर के जब नेता लोग बैठे थे, उन्होंने आपस में वार्तालाप की, वैश्विक देशों के लोगों ने, तो ये कहा कि हमारा साझा भविष्य है, यानी जितनी आवश्यकता मुझे है उतनी आवश्यकता अफ्रीकी देश को, उतनी आवश्यकता अमेरिकी देश को है, और उतनी ही आवश्यकता हर देश की जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनके लिए आवश्यक है। तो इसीलिए सतत विकास का जो टर्म्स है वो यहाँ पर ही आया है। तो इसी से संबंधित एक प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं या जो सम्मेलन है उनका क्रम पूछा जाता है कि ये कौन कौन से समय में आए। जैसे यूपी पीसीएस 2022 के पीवाईक्यू में आप देख सकते हो, आरओ के पीवाईक्यू में देखोगे ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो इनका क्रम अनुसार जो है कि आपको याद होना चाहिए। जैसे द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये 1972 में आई थी। लिमिट टू ग्रोथ का मतलब होता है कि हम अगर विकास कर रहे हैं तो हम एक सीमा में रह के करें, हम एक लिमिट में रह के विकास करें। ऐसा नहीं है कि हम जंगलों को काटते चले जाएं और कृषि भूमि बनाते चले जाएं या वहां पे इंडस्ट्री लगाते चले जाएं, प्रदूषण होता रहे। किसी भी विकास का कोई लिमिट नहीं है, मतलब असीमित विकास कर रहा हो जिससे पर्यावरण की हानि बढ़ती जाएगी। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट होनी चाहिए। वहीं बर्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशन जो है वो 1987 में आई थी, जो अभी हमने पढ़ी, जिसको हम लोग आवर कॉमन फ्यूचर भी कह सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोस्तों अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है या जो प्रदूषण फैलाते हैं उससे रिलेटेड है, या जो भी चीजें, हम ये पूरा डिटेल से सारी चीज पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस आपको याद रखना है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 1989 में लागू हुआ था। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन किया गया था ना, ये देखिए, ये जो साइन किया गया था 1987 में साइन किया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया, प्रवर्तन किया गया 1989 में। और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी है, वहां पर 1992 में इसको आयोजित किया गया था, जिसको पृथ्वी +20 सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले स्टॉकहोम में 1972 में पहला सम्मेलन किया जा चुका था। और दूसरा 72 में अगर आप +20 करोगे, जो कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया, 1992 रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो ये क्रम आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरा याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी जानिए कि हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में जितने भी घटक मिलते हैं उनका एक चक्र प्रक्रिया भी होती है, रिसाइकिल प्रक्रिया जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसी तरीके से नाइट्रोजन चक्र प्रक्रिया हो गई, सल्फर चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, क्योंकि जिस भी घटक में कार्बन होता है उस घटक के समाप्त होने के बाद वहां से कार्बन मुक्त होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में भी तो कार्बन है। अब ये कार्बन मत समझना है कि काला काला जो है कि हमारी बॉडी में होगा, हमारी बॉडी के हर घटक में कार्बन है। तो जब व्यक्ति मृत्यु होती है तो कार्बन जो है कि क्या होता है, मुक्त होती है भाई, मुक्त होती है। और अगर कुछ चीजें नहीं खत्म हो पाती तो जो अपरदकारिक होते हैं, जो डेट्रियस जो होते हैं, अब घटक जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर, जो हमारे बॉडी के छोटे छोटे पार्ट को खा के खत्म कर देते हैं और उसके बाद विघटन करते हैं, और जिससे कार्बन मुक्त होता है। तो फिर कार्बन क्या होती है, वायुमंडल पहुंचती है। फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पौधे संचित करते हैं अपने पास, फिर पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन फिर मनुष्य खाता है, फिर मनुष्य के द्वारा मरने के पश्चात फिर कार्बन मुक्त होती है। तो ये पूरा चक्र चलता है। इसी तरीके से सल्फर का, नाइट्रोजन का, जल का, कार्बन का, हर एक घटक का चलता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो है कि 4 घटक सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। एक होता है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, जल और साथ ही साथ सल्फर, इनके घटक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब यहां पर इसको समझ लेते हैं कि कार्बन चक्र प्रक्रिया में श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षयन, ज्वालामुखी, जीवाश्म ईंधन दहन से CO2 मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अवशोषित की जाती है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग श्वसन क्रिया में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब अगर मैं C को अलग कर दूं तो ये हम छोड़ रहे हैं। जैव पदार्थों का जब अपक्षयन होता है तो भी कार्बन रिलीज होता है। ज्वालामुखी जब निकलता है तो भी कार्बन गैस के धुएं निकलते हैं। जीवाश्म ईंधन, जो पेट्रोल या डीजल का हम तेल जला रहे हैं तो उसमें भी कार्बन मुक्त हो रही है। तो यहाँ से CO2 मुक्त हो रही है कहीं ना कहीं और उत्सर्जित हो रही है। और जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से CO2 क्या हो रही है, अवशोषित की जा रही है पेड़ों के द्वारा अपने अंदर भोजन के रूप में, और फिर उसी भोजन को व्यक्ति खा रहा है, मनुष्य खा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कि उसके में जा रहा है। तो इस तरीके से कार्बन का चक्र चल रहा है। एक तरीके से क्या चल रहा है, कार्बन का चक्र। तो आगे देख लेते हैं इस चीज को। अभी तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको RO की पूरी प्लानिंग के साथ सारी चीज प्रोवाइड की जा रही है। जल्दी यूपी स्पेशल और RO PYQ हैंड रिटन नोट्स में आपको कराया जाएगा, ताकि कम समय में आप मल्टीपल टाइम उसे रिविजन कर पाए। पूरी मोटी मोटी बुक नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, सारे PYQ कराए जाएंगे। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, वहां से इंक्वायरी ले सकते हो और आपको वहां पे PDF मिल जाएगी।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जल चक्र में, अब जैसे जल चक्र की बात करें, जैसे अभी कार्बन चक्र था, अब जल चक्र की बात करें, तो इसमें सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि जल क्या है, अभी जो धरती पे आपको जल दिख रहा है बारिश के रूप में नीचे आ गया, तो जल ऊपर कैसे जाएगा? अब आप तो ऐसा है नहीं कि बाल्टी लेके ऊपर पहुंचाओगे या पिचकारी से होली की तरह रंग की तरफ फेंकोगे। तो भाई इसके लिए चाहिए चिलकती हुई धूप, यानी खूब कड़कड़ाती धूप, जिसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी इसमें। और वाष्पोत्सर्जन में जल भाप के रूप में ऊपर जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन तभी हो सकता है जब सूर्य की किरणें बहुत तेज और बहुत चमकदार होंगी। तो इसलिए सौर विकिरण बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसके द्वारा वाष्पीकरण होता है और फिर आगे जाके जल का द्रवीकरण होता है। यानी वाष्पीकरण के माध्यम से भूमि से जल ऊपर जाता है और ऊपर जाके जल क्या होता है, फिर वो पिघल जाता है, मतलब द्रव के रूप में बदल जाता है। भाप जो होती है द्रव के रूप में बदलती है और फिर बारिश के रूप में नीचे आती है। फिर ऊपर जाता है वाष्पीकरण से, फिर नीचे आता है संघनन से। संघनन का मतलब होता है कि जब जल की बूंदों के रूप में परिवर्तन होना, भाप का बूंदों के रूप में परिवर्तन हो जाना। अब यहाँ देखते हैं कि वर्षा की मात्रा भी इसी तरीके से निर्भर करती है किस पे? वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में अगर नमी अधिक है, चिपचिपापन ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी। तो इसी को हम लोग ह्यूमिडिटी के रूप में भी कहते हैं कि नमी या आर्द्रता अगर वायुमंडल में ज्यादा है तो वर्षा की मात्रा भी आपकी ज्यादा होगी, तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी। अब यहाँ पर एक बात करें कि वायुमंडल में गैसों का वितरण, यह भी प्रश्न पूछा जाता है ना कि वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका वितरण कितना कितना है, कितने प्रतिशत है, कौन सी गैस सबसे ज्यादा है। तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि वायुमंडल में गैसों का वितरण करें तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78%, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे 21%, थर्ड नंबर पे ऑर्गन आती है 0.93%, फोर्थ नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन गैस आती है 0.002%, हीलियम आती है 0.0005%। तो आपने देखा कि शुरू की 4 गैसें अक्सर आपसे क्रम लगाने को पूछता है। तो पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे पे ऑक्सीजन और तीसरे पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं। क्योंकि सामान्यतः हम लोग ऑर्गन की तो बात करते नहीं है, हम लोग 3 ही 4 गैसों की तो चर्चा करते हैं, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हीलियम की। तो इसलिए लोगों को लगता है कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं वो, क्योंकि ऑर्गन है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। तो इसलिए तीसरा और चौथा नंबर आपको याद रहना चाहिए। तो अब चलते हैं हम जरा आगे, यौगिक और मिश्रण की बात करते हैं। अब इसी तरीके से, क्योंकि हम वायुमंडल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले आपको 2 बातों का पता होना चाहिए, एक तो यौगिक और एक मिश्रण। हालांकि ये केमिस्ट्री में हम लोग अलग से डिटेल से पढ़ लेंगे वहां पे भी, लेकिन यहाँ पे बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि यौगिक और मिश्रण क्या होता है। क्योंकि वायुमंडल जो है क्या है, वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यौगिक नहीं कहलाता, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है वो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वायुमंडल जो होता है वो गैसों का मिश्रण होता है, न कि गैसों का यौगिक। ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका पता भी तो होना चाहिए ना। जब आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो वायुमंडल जो शब्द है उसकी बेसिक जानकारी भी रखो कि भाई मिश्रण क्यों कहते हैं, यौगिक क्यों नहीं कहते हैं। तो यौगिक क्या होता है, समान अनुपात में 2 या अधिक तत्वों का संयोजन होना। अब मैं अगर कहूं कि नाइट्रोजन 30% होती, ऑक्सीजन 30% होती, कार्बन डाइऑक्साइड 30% होती, तो मैं कहता कि वायुमंडल क्या था, एक यौगिक था। लेकिन वायुमंडल मिश्रण है। क्यों? क्योंकि असमान अनुपात में 2 या अधिक तत्वों का संयोजन होना, जैसे वायु। अब वायुमंडल या वायु में 2 से बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन उनका अनुपात समान नहीं है, असमान है। कैसे? आपकी नाइट्रोजन 78 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ऑर्गन 0.93, ऑक्सीजन 20%। तो सबका जो अनुपात है ना, जो सबका रेशियो है वो अलग अलग है। तो अलग अलग होने की वजह से ही इसको हम मिश्रण कहते हैं। तो वायुमंडल को हम मिश्रण क्यों कहते हैं, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। और रेडॉन की बात करें, ये कई बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। रेडॉन नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है, यह एक रेडियो एक्टिव गैस है। रेडॉन गैस कहाँ पाई है, नोबल गैस के रूप में होती है और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अच्छा, अब एक और प्रश्न आता है बार बार कि प्राकृतिक आवास का जो विनाश हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या यूं कहें कि पर्यावरण अपकर्ष किसे कहते हैं। भाई 2 वर्ड होते हैं, अगर मैं अपकर्ष का अपोजिट करूं, आपने विलोम पढ़ा होगा हिंदी के लिए आरो की, तो उसको उत्कर्ष कहा जाता है। ठीक है, उत्कर्ष का मतलब हो गया उन्नति होना, अपग्रेड होना, बेहतर होना। लेकिन अपकर्ष का मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव अर्थ दे रहा है, इसका मतलब कि पर्यावरण में क्षति हो रही है। तो क्यों हो रही है पर्यावरण में क्षति? पहली चीज, प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है। जो जंगली जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास थे, आज मेट्रो सिटी में उसे काट काट कर जंगल को हटा के भूमि बना रहे हैं, और भूमि पे फिर या तो इंडस्ट्री लग रही है, या तो बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, या बड़े बड़े विला बन रहे हैं, जमीनों पे जो है कि कॉलोनी बन रही है। तो इससे प्राकृतिक जब आवास का विनाश कर दोगे तो वो जीव जंतु भाग जाएंगे, और जब उन्हें वो जीवन नहीं मिल पाएगा तो मर जाएंगे कहीं ना कहीं। और जैव विविधता की हानि हो रही है लगातार। प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को ही पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है। अब भाई प्राकृतिक संसाधन है, उनका क्षरण तो हो ही रहा है ना,
क्योंकि आप उनका सतत विकास नहीं कर रहे, आप उनका सतत दोहन नहीं कर रहे हो। इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, कि आप प्राकृतिक घटकों का अगर प्रयोग कर भी रहे हो तो उसको इस तरीके से प्रयोग करो कि ताकि आगे की पीढ़ी को भी वो चीज उतनी ही मात्रा में मिल सके। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 17 जो है कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अगर आप देखना चाहेंगे तो यूपीपीसीएस, ध्यान देना दोस्तों, यूपीपीसीएस 2022 में 2023 में सेम टू सेम रिपीट किया गया है। ये प्रश्न सेम टू सेम, ये प्रश्न रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आरओ में भी ये प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक ही साथ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लिख दिया है और जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। तो जो पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी। इन शॉर्ट लिखा है, नो पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, पूरे विश्व से गरीबी को समाप्त करो। दूसरा, जीरो हंगर यानी भुखमरी को जीरो कर दो। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग यानी कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। चौथे नंबर में मतलब जो SDG 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। केवल एजुकेशन देना काम नहीं होना चाहिए, बल्कि एडवांस और उन्नत लेवल की एजुकेशन दी जानी चाहिए। SDG 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। SDG 6 ये आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि स्वच्छ जल और सफाई की बात करता है। फिर 7 नंबर में लिखा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कह सकते हो कि एक तो स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा पे आधारित होनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्राकृतिक संसाधनों या जीवाश्म ईंधनों का दोहन करो, बल्कि आप सौर ऊर्जा ले लो, विंड एनर्जी ले लो या टाइडल एनर्जी ले लो। इनसे जो विद्युत पैदा होती है इनका प्रयोग होना चाहिए, जो कि क्लीन एनर्जी मानी जाती है, जिससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। और दूसरा, अफोर्डेबल यानी हर व्यक्ति उसको खरीद सके, हर व्यक्ति को सस्ती दर पे प्राप्त हो सके। इसीलिए भारत की सरकार या दुनिया की सरकारें भी क्या करती हैं, अपने अपने देश के नागरिकों को सस्ती दरों पे बिजली प्रदान करने का कोशिश करती हैं। हालांकि यूपी और गुजरात की बिजली बहुत महंगी है दोस्तों, लेकिन फिर भी कई राज्यों में बिजली को बहुत सस्ता करके दिया जाता है, ताकि हर व्यक्ति के घर में जो अंधेरा है वो उजाले में बदल सके और हर व्यक्ति के घर में कुछ लाइट का प्रकाश पहुंच सके। फिर वहीं SDG 8 कहता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि काम भी ऐसा होना चाहिए जो डिसेंट होना चाहिए और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। 9 नंबर में इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उद्योग, नवाचार और अवसंरचना पर फोकस करिए। 10 नंबर कहता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, मतलब जो असमानता है, चाहे वो किसी प्रकार की, लैंगिक असमानता हो, आर्थिक असमानता हो, सामाजिक असमानता हो, प्रौद्योगिकी असमानता हो, हर प्रकार की असमानताओं को कम किया जाए। 11 नंबर में है सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज, मतलब सतत शहर होने चाहिए और सतत समुदाय होना चाहिए। शहर का मतलब एक ऐसा शहर डेवलप करो जहां पे पर्यावरण की समस्या ना हो, प्रदूषण की समस्या ना हो, सबको रोजगार मिल सके, सबका जीवन स्वच्छ हो सके, सबके जीवन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, लाइट वगैरह की व्यवस्था हो, सड़कें व्यवस्था हो, सुरक्षित समाज होना चाहिए। ये सभी चीजें होनी चाहिए। अब मुंबई में देख लो, दिल्ली में देख लो, जब यमुना ने 2023 में बाढ़ का असर दिखाया तो पूरी दिल्ली में रोड पे कचरा बह रहा था। मैं दिल्ली उस समय रह रहा था तो मैंने देखा कि पूरी दिल्ली में जो है कि दोस्तों कचरा बह रहा था। कहाँ से निकला ये कचरा? ये हमारे घरों के जो नगर निगम जो सफाई नहीं कर पाते हैं, कुछ हमारे घरों की भी गलती, हमारे समुदाय की भी, जो नालियों में कचरा बह रहा है। इवन कि आप यकीन नहीं करेंगे, जो मलमूत्र होते ना वो भी रोडों पे बह रहे थे। इतना भयंकर दृश्य था वो, जो है कि लोग मचान पे रह रहे हैं, पुल पे रह रहे हैं कि ताकि भाई घर डूब रहे हैं जो है कि लोगों के, और सारी गंदगी रोड पे आ गई। तो ये नहीं कह सकते ना कि आप सतत शहर हो। और दिल्ली वाकई में बिना बाढ़ के भी दोस्तों बहुत कचरा वाला शहर लगता है मुझे तो, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब है कि वहां रहने लायक नहीं है। फिर आगे देखें तो 11 नंबर की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल सिटीज तो हो गया। 12 नंबर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि उपभोग और उत्पादन में एक संतुलन बना रहना चाहिए। और अगर उपभोग ज्यादा हो रहा है और उत्पादन कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी होगी और महंगाई बढ़ जाएगी। फिर 13 नंबर कहता है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई काम होना चाहिए। और खासकर आप 12 से लेकर 17 तक जरूर याद करना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, ये लास्ट के 5-6 जो है यही बार बार रिपीट करता है। पिछली बार 12, 13, 14, 15 को पूछा था। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस साइड की चीजों को याद नहीं करते। शुरू के 5-6 याद कर लेंगे और एग्जामिनर लास्ट के 5-6 उठा के पूछता है। तो 14 नंबर में लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जो जीवन है, जैसे कि शैवाल का हो गया, प्रवाल का हो गया, मछलियों का हो गया, उभयचरों का हो गया, जितने भी जीव जंतु है उनका संरक्षण करो। और 15 में लाइफ ऑन लैंड, यानी धरती पर जो जीवन है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, उनका संरक्षण करो। 16 में पीस एंड जस्टिस, मतलब शांति और न्याय। 17 में पार्टनरशिप फॉर द SDG गोल, यानी कि सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देश आपस में सहयोग भी करें।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एसडीजी लक्ष्यों को सर्वप्रथम 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था और इसका लक्ष्य है 2030 तक। तो 2012 में प्रस्तावित किया गया, लेकिन इसको 2015 से लागू किया गया और 2030 तक इसको अचीव करने के लिए टारगेट बनाया गया कि 17 गोल अगर हम अचीव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया के स्तर पे एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। न तो भुखमरी होगी, न गरीबी होगी, न इनइक्वालिटीज होगी, असमानता खत्म, जेंडर रेशियो अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन वही है कि दुनिया जब एकजुट होगी तभी तो, ये तो कल्पनाएं हैं, लेकिन हर सरकार कहीं ना कहीं अपना हर क्षेत्र में योगदान कर रही है। धीरे धीरे चीज सही, लेकिन सुधरेगी जरूर, ये चीजें बदलेंगी दोस्तों। थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि चुनौतियां बहुत पुरानी हैं, सदियों से चली आ रही चुनौतियां हैं, जहां पे लैंगिक असमानता बहुत बड़े स्तर पे थी और असमानता बहुत बड़े स्तर पे थी। आज SC ST के लोग थोड़े अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं, नहीं तो पहले के जमाने में जो जनरल कैटेगरी थी और SC ST, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। अंबेडकर जी को खुद संस्था में नहीं पढ़ने दिया जाता था, बहुत सारे ऐसे लोग। वहीं महिलाओं को घर की डेयरी से बाहर निकल के काम करने की आजादी नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे लैंगिक अंतराल कम हो रहा है और जेंडर रेशियो बढ़ाया जा रहा है। भ्रूण हत्या में महिलाओं की हत्या हो जाती थी, जो बच्चे में अगर ये देखा जाता था कि भ्रूण के रूप में अगर वो लड़की है तो उसको पहले ही मार दिया जाता था। लेकिन अब सरकारों ने इसके लिए सख्त नियम बना रखे हैं, तो बहुत सारे हॉस्पिटल में नोटिस लगा होता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है। लिंग परीक्षण कराना एक जुर्माना मतलब कि दंडनीय अपराध है और इसके लिए पुलिस वाले को खुद हॉस्पिटल वाले बुलाएंगे, खुद हॉस्पिटल वाले बुलाएंगे, भाई ये व्यक्ति लिंग परीक्षण कराना चाह रहा है। तो इस तरीके के कामों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ही सही, सूरत बदलती है दोस्तों देश की, तो बदलेगी, हमारी भी बदलेगी, दुनिया की भी बदलेगी। आगे देखते हैं कि धारणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे सस्टेनेबल का मतलब ही हो गया सतत, मतलब ऐसा प्रयोग करो, ऐसे यूज करो कि आज भी काम आए, आगे भी काम आए। तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग करो कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी ऐसा नहीं है कि आप लगातार खूब केमिकल पेस्टिसाइड डाल दो। अब भारत में आप पंजाब में देख लो, हरियाणा में देखो, पश्चिमी यूपी में देखो, जब 1960-65 के दशक में आपको हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला तो खूब जी भर के जो है कि रसायन डाला गया, जी भर के कीटनाशक डाला गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत अधिक करना था। हालांकि प्रोडक्शन तो हुआ, खाद्य में हम आत्मनिर्भर तो हुए, लेकिन पंजाब और हरियाणा की मिट्टी की आज स्थिति ये हो गई है कि वहां की उर्वरता एकदम डाउन हो गई है। लोग केवल बस रासायनिक खादों के ऊपर जीवन जी रहे हैं। वहां के भोजन में इतने रासायनिक खाद हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, वहां की जो मिट्टी है वो अम्लीय होती जा रही है, सिंचाई करने से लीचिंग प्रॉब्लम होती है, सारे पोषक तत्व तो गहरी जमीन में चले जा रहे हैं और मिट्टी ऊपर की अम्लीय हो जा रही है, जिसमें फसल अच्छी नहीं होती है। तो फिर उसे सही करने के लिए रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। तो ये भी एक दुष्परिणाम है। तो हमें इस प्रकार से भूमि का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके पोषक तत्व भी बने रहे, उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे और उसकी उर्वरक क्षमता भी बनी रहे, उर्वर क्षमता भी बनी रहे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के लिए या कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था, ध्यान देना, नोडल संस्था कौन है? नीति आयोग है। तो भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था के रूप में आप किसे मान सकते हो? नीति आयोग को मान सकते हो, क्योंकि यही जिम्मेदारी लेता है पूरी की पूरी। और इसीलिए आप दो प्रकार की रैंकिंग पढ़ते हो। एक रैंकिंग पढ़ते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर एसडीजी में भारत की रैंकिंग क्या है, और ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि 2023 में क्या रैंकिंग भारत की है। वहीं एक आप पढ़ते हो कि नीति आयोग के द्वारा जो विभिन्न राज्यों की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग दी गई है उसमें कौन सा राज्य सर्वोच्च है और कौन सा राज्य सबसे निम्न है। तो भारत में एसडीजी की रैंकिंग नीति आयोग जारी करता है। इसके बाद रियो प्लस 20 सम्मेलन 2022 में रियो में ही आयोजित हुआ था और यहीं पर एक घोषणा हुआ था कि द फ्यूचर वी वांट है। ध्यान देना, अवर कॉमन फ्यूचर जो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, जो बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से फेमस थी, वो 1987 में आती है। लेकिन ये कहा जा रहा है 2012 में रियो जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे घोषणा की गई थी द फ्यूचर वी वांट, यानी ऐसा फ्यूचर जो हम चाहते हैं। और कैसा हम चाहते हैं? एक साझा भविष्य होना चाहिए, सुंदर भविष्य होना चाहिए और सतत भविष्य होना चाहिए। तो हम ऐसे तो फ्यूचर की बात करेंगे। फिर यहां पर आप देखोगे एक वर्ड आता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF, यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा। देखिए, ये सारी चीजें मैंने इस तरीके से नोट्स तैयार किए हैं कि ताकि आपको वो सारे फैक्ट पता चल जाने चाहिए एनवायरनमेंट में, जिससे आपके नोट्स में जो भी कंफ्यूजन होता है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं, वो यहाँ पे मैं गलत नहीं होने दूंगा। क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप उसे ध्यान से सुन रहे होगे और वीडियो पॉज करके चाहे रोक के अगर आप उसे नोट डाउन कर रहे होगे, तो आप यकीन मानिए बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ जो आप नोट कर पाओगे और वहां से तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और पीडीएफ अगर आप लोग परचेस कर लेते हो और साथ में पीडीएफ अपना बाहर निकाल के बैठो,
प्रिंट आउट से, और साथ में क्लास देखो। फिर उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ अगर आप उसे अपडेट करते जा रहे हो तो सच बता रहा हूँ आपके आरओ के एग्जाम में एनवायरमेंट का तो क्वेश्चन कोई गलत होगा ही नहीं, करंट अफेयर्स को छोड़ के, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो एनवायरमेंट सेक्शन होगा वो हम लोग कवर कर लेंगे अलग से। तो अगर सच में आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इसको जरा सीरियस पढ़िएगा, क्योंकि एक घटना चक्र है दोस्तों, जो एक ऐसी औषधि है जिसको जिस जिस व्यक्ति ने पिया है ना, ढंग से पिया इस औषधि को रट के, उसका सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में। लेकिन अगर आपने इसको नहीं पिया ढंग से तो फिर आप पछताओगे, और यकीन मानिए ये तो मेंस में भी काम आएगी आपके, प्रीलिम्स छोड़ो ये तो मेंस में भी काम आएगी। तो आगे देखते हैं। निम्न अभिसमयों हेतु वित्तीय कार्य क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है, यानी जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ये कई सारी संस्थाओं के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करती है, मतलब उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। तो एक तो आपका सीबीडी, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर UNFCCC की बात करें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट, मतलब कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर UNCCD जो कि यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, यानी डिजर्टिफिकेशन का होता है ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए दोस्तों, जो वर्तमान में धीरे धीरे सहारा मरुस्थल हो गया, सहेल प्रदेश हो गया, या भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, यहाँ पे मरुस्थलीकरण का विस्तार और तेजी से हो रहा है। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, अच्छा यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये भी टर्म्स है, ये भी पूछा जाता है मरुस्थलीकरण। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मरुस्थल का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये मरुस्थल हो गया जिसमें हमने रेगिस्तान लिख दिया शॉर्ट में, और इसके आसपास का ये जो क्षेत्र होता है ये मृदा का क्षेत्र होता है, जो उपजाऊ हो सकता है, ठीक है, उपजाऊ हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो खड़े पेड़ पौधे हैं, अगर हम इन्हें काट देते हैं, जंगल को खाली कर देते हैं, या यहाँ पे खेती कर रहे हैं लेकिन खूब पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो ये रेगिस्तान अब धीरे धीरे क्या होंगे, अपने बालू वगैरह जो रेत होता है यहाँ तक बढ़ा देंगे, हवाओं के माध्यम से यहाँ तक बढ़ा देंगे। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेगिस्तान का मरुस्थलीकरण का बढ़ जाना, यानी मरुस्थल क्या था जो यहाँ तक सीमित था वो इस एरिया में भी आ गया, ये मानवीय गतिविधि की वजह से इस एरिया में भी आ गया, जिससे धीरे धीरे मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उर्वरक क्षमता कम करता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको बताया था पहले ही पेज पे कि 1987 में इस पे साइन हुए और 1989 में ये लागू होता है। ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मिनीमाता सम्मेलन, ये पारा के मतलब पारा जैसी जो हैवी धातु है उससे संबंधित है, और स्टॉकहोम प्रदूषण सम्मेलन है। इतनी बात क्लियर। अब जरा यहाँ पर मैं आपको एक मैपिंग के माध्यम से कुछ चीजों को सिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपको बताना है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किस देश में है, किस देश में या किस देश की राजधानी है। फिर इसकी जब 20वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की गई तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि कहाँ किया गया था, रियो में किया गया था, रियो डी जेनेरियो कहा जाता है। और इसी सम्मेलन में एक एजेंडा 21 तैयार किया गया, और यहाँ पे जो 21 है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये 21वीं शताब्दी को दर्शा रहा है। 21वीं शताब्दी का मतलब कि जो हम 2001 से प्रवेश करे हैं और 2099 तक जो हम जाएंगे, ये 21वीं शताब्दी है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग हैं 2023 में, अब धीरे धीरे 2024 में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो एजेंडा हमने बनाया 21वीं शताब्दी को सुरक्षित करने के लिए, एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए, और ये एजेंडा कहाँ तय किया गया, 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, 1992 पृथ्वी सम्मेलन में। और इसका 5 वर्ष बाद इसकी रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए कि एजेंडा 21 पर दुनिया के देशों ने क्या क्या काम किया, क्या क्या एक्शन किए, क्या क्या नीतियां बनाई, इसके रिव्यू करने के लिए एक पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से आयोजित किया गया 1997 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और इसी 1992 के लिए आगे चल के 2012 में फिर से एक रियो +20 कहा जाता है जिसको, यानी रियो के भी 20 वर्ष बाद, यहाँ पे रियो डी जेनेरियो में पहला हुआ, फिर इसके 20 साल बाद 2012 में फिर एक सम्मेलन होता है जिसको रियो +20 या पृथ्वी सम्मेलन +20 भी कह दिया जाता है। तो ये 20 क्या है, 20 साल बाद, लेकिन एजेंडा 21 में 21 क्या है, 21वीं शताब्दी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये सारी चीजें आप अच्छे से समझेंगे तो ये प्रश्न आपसे जो पूछे जाते हैं वो गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पे रियो +20, अब रियो +20 का मतलब आपको तुरंत बताना चाहिए कि सर ये तो 2012 में आयोजित हुआ। ये सम्मेलन 2012 में ही PAGE का सृजन किया गया, यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, यानी हरित जो अर्थव्यवस्था है, हम उसके लिए सभी देशों ने आपस में सम्मेलन किया और यहाँ पे एक समझौता किया कि अब हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, यानी हरियाली को भी ध्यान में रखेंगे, प्रकृति को भी ध्यान में रखेंगे, और तब अर्थव्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे।
अर्थात इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी। जो हरित अर्थव्यवस्था है इस पर कार्रवाई के लिए भागीदारी। अब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। भारत की संस्था नीरी, तो नीरी का जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र में है और 1958 में इसका गठन किया गया था। अब यहाँ पर जो पर्यावरण से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो चीजें मैंने आपको बता दी पहले चैप्टर में। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे। जैसे वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसी तरीके से यूनेप का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम से संबंधित है, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी है दोस्तों। और केन्या एक अफ्रीकी देश है। 1972 में यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक पर्यावरणीय एनजीओ है, कोई संस्था नहीं है, ये एक एनजीओ है और इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। हालांकि इसको भी बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार मिलते हैं क्योंकि यह भी पर्यावरण के लिए बहुत सचेत रहता है ये संगठन एनजीओ का। फिर आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली जो हुई वो 6th आयोजन 2024 में कहाँ पे होगा? नैरोबी में होगा। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, लेकिन आपको 5th वाला बताना है कि 5th वाला कहाँ आयोजित किया गया। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमारे भारत में पास हुआ वो 1986 में हुआ और इसका एक अन्य नाम है छाता विधान। तो एग्जाम में एक बार ऐसे ही पूछा गया कि छाता विधान किस वर्ष पारित हुआ। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि भाई जब छाता विधान कभी आपने सुना नहीं तो कैसे बताओगे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ही छाता विधान कहा जाता है। आगे देखें, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसको हम लोग कहते हैं जीईएसी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का गठन 22 जुलाई 2010 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन ही किया गया और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का भी गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया। तो छाता विधान इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे जो पर्यावरणीय नियम हैं वो इसी विधान के अंतर्गत बनेंगे, इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत बनेंगे, इसलिए इसको छाता विधान कहा जाता है। जैसे एक छाते के नीचे हम 2-3 लोग इकट्ठे होकर बारिश से बच सकते हैं, धूप से बच सकते हैं, या यूं कहूं कि जो छाते की जो 22-23 तीलियां होती है, 15-20, वो किसी एक कोर पॉइंट से ही जुड़ी होती है, एक सेंटर पॉइंट से जुड़ी होती है। उसी तरीके से जितने भी पर्यावरण से संबंधित कानून बनते हैं, संस्थाएं बनती है, वो सब पर्यावरणीय अधिनियम 1986 से जुड़ी होती हैं, इसलिए उसको छाता अधिनियम कहा जाता है। आगे देखते हैं, स्वच्छ विकास युक्ति या सीडीएम, बहुत बार आपने सुना होगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये यूएनएफसीसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपसे पूछा जाए कि सीडीएम की उत्पत्ति कब हुई, तो सीडीएम की उत्पत्ति यूएनएफसीसीसी के तहत हुई। और किसके तहत हुई? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हुई। इसके तहत एनेक्सर 1 के विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकास विकसित देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कब आया? तो क्योटो प्रोटोकॉल में आया या यूएनएफसीसीसी के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आया। इसका मतलब होता है कि जो विकसित देश होते हैं वो छोटे छोटे जो अल्प विकसित देश है या विकासशील देश है जहां पे तकनीकी अभाव है, वित्त का अभाव है, तो ऐसी जगह पर आप क्या कर सकते हो? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, ग्रीन हरियाली दे सकते हो या ग्रीन टेक्नोलॉजी दे सकते हो, और इसके बदले आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा कि आप उतनी मात्रा में अपने यहाँ इंडस्ट्री के माध्यम से कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हो। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का विकासशील देश भूटान में कुछ हरियाली जैसी चीज लगाई या हरियाली प्लांट लगा दिया, कोई ऐसी ग्रीन इकोनॉमी के लिए काम कर दिया, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जिससे उत्सर्जन बिल्कुल नहीं हुआ या हुआ भी तो बहुत ही जीरो हुआ, तो आपने 1 करोड़ का अब कार्बन उत्सर्जन अपने देश में इंडस्ट्री के माध्यम से कर सकते हो, जो कि विषैला तो होगा। तो वही बात है ना, दुनिया में एक तरफ हुआ तो एक तरफ आपने काम भी तो किया, हरियाली तो बढ़ाई, प्रोडक्शन तो अच्छा किया। तो ये सारी चीजें बातें होनी चाहिए। तो ये सारा बात आपसे पूछा जाता है कि सीडीएम का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, या कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो समझते हैं इसको। अब ये भी आपसे पूछे जाते हैं ये चारों पॉइंट, जैसे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, ये कब आया? तो 1974 में आया। वायु की बात करें तो ये प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण या राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकरण एनजीटी, इसका गठन हुआ अक्टूबर 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। अब यहाँ पे देखो, इको मार्क होता है और एक होता है एग मार्क। तो मैंने 2 वर्ड पे अंडरलाइन किया है। इको मतलब क्या होता है दोस्तों? वैसे तो इको मतलब इकोनॉमी होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की, तो इको मतलब होता है इकोलॉजी। क्या होता है? इकोलॉजी। अच्छा, ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन एक कमेंट सेक्शन में आपसे पूछता हूं कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हालांकि मैंने ये बायोलॉजी में पढ़ा रखा है। तो इको का मतलब होता है पर्यावरण, तो इसका मतलब होता है पर्यावरण के प्रति जो सुरक्षित उत्पाद होते हैं, चाहे वो खाद्यान्न सामग्री हो चाहे किसी प्रकार की, तो उसको सरकार के द्वारा इको मार्क की टैगिंग
कर दी जाती है। वैसे एक होता है एग मार्क, यानी कृषि, एग का मतलब होता है, एजी का मतलब होता है एग्रीकल्चर। तो कृषि के प्रति सुरक्षित जो उत्पाद होते हैं उनको हम लोग एग मार्क की मार्किंग करते हैं गवर्नमेंट। और साइलेंट स्प्रिंग, ये एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये कई बार पूछा जाता है। तो साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है वो 1962 में प्रकाशित की गई थी और इसके लेखक थे रचल कार्सन। कभी कभी रिचल कार्सन भी आता है, रचल कार्सन भी आता है, तो ये नाम याद रखना आपको, साइलेंट स्प्रिंग इन्हीं की पुस्तक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग हरित विकास। अब ग्रीन डेवलपमेंट के जो लेखक हैं, जो हरित विकास के लेखक हैं, वो हैं W.M. एडम्स। प्राकृतिक खेती की बात करें, नेचुरल फार्मिंग की, इसके अन्वेषक हैं मसानोबु फुकुआका, जो कि एक जापानी किसान है। इन्होंने प्राकृतिक कृषि पर जो है कि फोकस किया। हालांकि अब दुनिया के कई देश इसको अपना रहे हैं और इसमें नेचुरल घटकों का प्रयोग किया जाता है, किसी भी प्रकार का केमिकल वगैरह यूज नहीं किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी लॉन्च करने का जो प्रोजेक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हालांकि पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कौन तैयार कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया। पलाची माड़ा बहुत चर्चा में रहा है ये अपने दोहन की वजह से। केरल का एक छोटा सा गांव है जो कि पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा था, पलाची माड़ा। क्योंकि यहाँ पे क्या था दोस्तों कि पलाची माड़ा में जो आप लोग कोका कोला पीते हो ना, कोका कोला मतलब ठंडा ठंडा, ये गर्मी में पिया जाता है, तो इसका एक प्लांट लगा हुआ था यहाँ पे और इसके द्वारा जो कोका कोला इंडस्ट्री से जो जल निकलता था, वेस्टेज निकलता था, उसकी वजह से पलाची माड़ा और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गए थे, जिससे वहां के लोगों में पानी पीने से बीमारी हो रही थी। तो इस वजह से वो चर्चा में आ गया था और वहां पे प्राकृतिक घटक भी बहुत विनाश के करीब आ गए थे। मतलब जो जंगल थे या जमीन थी या वहां पे रहने वाले जो जीव जंतु थे वो भी परेशान हो गए इस चीज से। हालांकि अब वहां का जो कोका कोला प्लांट है उसको बंद कर दिया गया है। अच्छा, एक होता है ग्रीन वॉश। अब जैसे आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश का मतलब क्या होता है, आपको किसी चीज के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी संगठन के बारे में या किसी विचार के बारे में इतना समझाया जाएगा, इतना कन्विंस किया जाएगा कि आप उस चीज से सहमत हो जाओगे, जबकि वो चीजें सही नहीं है लेकिन आप उससे सहमत हो गए। इट मीन्स कि आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे आतंकवादी होते हैं, उनका भी ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम अगर मरोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और उस चक्कर की वजह से या उस वजह से वो लोग हजारों लोगों की जान ले लेते हैं आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देके। चाहे वो मुंबई हमला देख लो या वो आप जो है कि संसद भवन का देख सकते हो, कोई भी हमला देख सकते हो। तो ये क्या होता है, ब्रेन वॉश होता है, लोगों के ब्रेन के साथ खेलना। इसी तरीके से कुछ कंपनी, कुछ संगठन ग्रीन वॉश करते हैं। क्या करते हैं, ग्रीन वॉश, यानी अपने प्रोडक्ट को बताते हैं कि पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छा है, लेकिन असल में वो अच्छा नहीं होता है। जैसे जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या किसी सेवा को पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करता है। क्या करता है, गुमराह, क्योंकि वॉश का मतलब ही है धोना। अब दिमाग से धो दो चाहे कैसे भी धो दो, तो अपनी चीजों के बारे में बताता है कि भाई ये बहुत इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा चीज है, ये आप खाओगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, केमिकल से फ्री है, लेकिन असल में उसमें केमिकल होता है। अब जैसे आप ब्राउन ब्रेड का एग्जांपल सुन लो। आज जितने भी जिम करने वाले लोग हैं, लोगों से कहा था कि आप ब्राउन ब्रेड खाया करो, व्हाइट ब्रेड मत खाया करो। क्यों नहीं खाया करो, क्योंकि व्हाइट ब्रेड में मैदा होता है। तो मेरे भाई ब्राउन ब्रेड में भी मैदा होता है, आप उसके ठीक से पढ़ लीजिए, ब्रिटानिया का पढ़ लीजिए या किसी का भी, हार्वेस्ट का। आप ब्राउन ब्रेड के पैकेट को पढ़ोगे तो उस पर लिखा होता है कि दिस इज मेड बाई मेज, मतलब ये मैदे के आटे से बनता है, मतलब मैदे से बनता है, बस उसका कलर चेंज कर दिया गया है। क्योंकि जिम करने वाले की जो प्रथा है, उन्होंने खूब ब्राउन ब्रेड की बिक्री को बढ़ा दिया। लेकिन अगर आपको ब्राउन ब्रेड नहीं खाना है, व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है, मैदा युक्त ब्रेड नहीं खाना है, तो आप व्हीट ब्रेड खाइए, जो गेहूं का बना होता है, उसमें कुछ जो है कि न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, ग्रीन वॉश किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर हमने पढ़ा था कि द लिमिट टू ग्रोथ, यानी कि समृद्धि की सीमा, सबसे पहले ये कब आई थी, अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको आपको पढ़ाया है। तो यहां हम देखते हैं, तो जो लिमिट टू ग्रोथ है, इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो क्लब ऑफ रोम, जब रोम में जो है कि पहली मीटिंग हो रही थी, तो वहां पर ही इसका निर्धारण किया गया। अब आगे देखते हैं, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन, जिसको हम लोग GACSA को सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क में UN महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, जलवायु अनुकूल कृषि करने के लिए। और संरक्षण कृषि की बात करें तो भाई कृषिगत लागत को कम करते हुए अत्यधिक लाभ कमाना, टिकाऊ उत्पादकता को लाया जाना, यही सब इसके अंतर्गत अपनाया जाता है। और भी कई प्रकार हैं जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो संरक्षण कृषि का मतलब होता है कि आपकी लागत भी कम हो और प्रॉफिट भी अधिक हो और प्रोडक्टिविटी भी बहुत सस्टेनेबल वाली हो, टिकाऊ होनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हम काम कर सकते हैं, तो पहला तो हम काम कर सकते हैं न्यूनतम जोत होनी चाहिए, शून्य जुताई होनी चाहिए, अर्थात
जिसका मतलब होता है कि जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम धान की फसल काटते हैं, गेहूं की काटते हैं, गन्ने की काटते हैं, सरसों की काटते हैं, किसी भी प्रकार की आप जब फसल काटते हैं तो उस मृदा में, अगर मान लो ये मृदा है आपकी, तो उस फसल में थोड़ा सा नीचे क्या रह जाती है, जड़ रह जाती है, जिसको हम लोग खरपतवार भी कहते हैं, या दूसरी एक टर्म्स होती है इसके लिए, उसे कहते हैं हम लोग मल्चिंग। मल्चिंग मतलब होता है कृषि अपशिष्ट, कृषि का अपशिष्ट। तो भाई ये हम लोग ऊपर की पूरी फसल काट लेते हैं इस तरीके से, और नीचे की जड़ बच जाती है। तो ये जड़ जो बच जाती है, अगर हम इसे भी उखाड़ के खेत को जोत देते हैं ना, ऐसे करके जोतते हैं ट्रैक्टर से या बैल से, जहां भी छोटे छोटे किसान होते हैं बैल से जोतते हैं, जो बड़े किसान होते हैं वो ट्रैक्टर से जोतते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मृदा जो होती है वो खुल जाती है, यानी मिट्टी जो है कि भुरभुरी हो जाती है, और जिसमें जो पानी था, जो नमी थी, वो उड़ जाती है, सूख जाती है। इससे क्या होता है, हमें दोबारा जल देकर सिंचाई करनी होती है। लेकिन अगर हम उसकी जुताई ना करें, शून्य जुताई या बिल्कुल भी जुताई ना करें, तो उसमें जो मृदा होती है वो नमी युक्त बनी रहती है, और इसी में डायरेक्ट अगर हम फसल को बो देते हैं तो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, जिससे संरक्षण कृषि होता है। किसका संरक्षण हुआ, यहाँ से पानी का संरक्षण हुआ, और फसल अवशिष्ट का भी यहाँ पर उपयोग हो गया, क्योंकि फसल अवशिष्ट में भी तो कहीं ना कहीं जैविक पदार्थ है, उसमें बायोमास है, उसमें ऊर्जा है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहली वाली फसल से ले रखा है इन सब चीजों को, तो वो दोबारा मिट्टी में छोड़ेगी और मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ी रहेगी। फिर स्थानिक और कालिक फसल चक्र, फसल विविधीकरण को, अगर आप फसल के पैटर्न को चेंज करते हो, जैसे इस मिट्टी पे मान लो आपके पास एक बिस्सा जमीन है और आप हर साल केवल गेहूं बो रहे हो, तो गेहूं से होने वाले जो प्राकृतिक क्षरण होते हैं, जो भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है, वो लगातार बनी रहेगी, और एक समय बाद आपकी गेहूं की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो क्यों ना आप एक बार गेहूं बोलो, कभी उसके बाद आप उसमें धान बोलो, या कभी कोई सरसों बोलो, कभी ढैंचा बोलो, कभी मटर बोलो, कभी सब्जी बोलो। तो इन सब चीजों को अगर आप प्रोडक्शन करते हो, उनका रोपण करते हो, तो मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी, नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा भी रहेगी, और पोषक तत्वों की मात्रा भी बनी रहेगी। तो यही सब चीजें संरक्षण कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो उम्मीद करता हूं आज हमारा पहला लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा, हालांकि 45-46 मिनट का हो चुका है, और ये हो गया हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट। ध्यान देना कि जब आप घटना चक्र का पहला चैप्टर देखोगे ना, तो उसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक बनाए गए हैं, ठीक है, 5-6 टॉपिक, तो आप उनको मत ढूंढना, मैंने सभी को मिला के एक चैप्टर बनाया। अब दूसरा चैप्टर होता है इसके इंडेक्स में इकोलॉजी, और इकोलॉजी की बात हम बाद में करेंगे, यानी कि कल की क्लास में करेंगे। और अब इसी तरीके से आपको डेली 3 से 4 लेक्चर मिलेंगे, जो कि अगले 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो, और आरओ की कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। केवल बस पीडीएफ को परचेस करना है आपको, जिसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया वीडियो के नीचे, वहां से आप परचेस कर सकते हो। और साथ ही साथ इसकी क्लास करते हो अगर आप साथ में पीडीएफ प्रिंट आउट करा के, तो आपकी नॉलेज और अच्छी ग्रो करेगी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।